नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपके साथ 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में और भी सहायता मिल सके। पहला क्वेश्चन है, A field in a table can be taken as a foreign key। किसी टेबल में कोई फील्ड फॉरेन की के रूप में लिया जा सकता है यदि यह सभी तालिकाओं में मौजूद है, यह अद्वितीय मान है, कुछ अन्य तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है, किसी भी अन्य तालिका में मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जब भी आप कंप्यूटर साइंस पोर्शन को अटेम्प्ट करिएगा तो इंग्लिश क्वेश्चन को एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो आइए जानते हैं कि जो ये की है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉरेन की क्या होती है। और जो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों का डीबीएमएस से है और डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो हमारे पास डेटा है उसे हमें किस प्रकार से स्टोर करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डीबीएमएस डिसाइड करता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप के डीबीएमएस के फॉर्म हैं और उसी में एक फॉर्म है आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में क्या होते हैं, फील्ड्स होते हैं। उन फील्ड्स में आप डेटा को इनपुट करते हो, लाइक आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो आपने डेटा फिल किया है उसको सर्वर पर स्टोर किया जाता है। अब उस डेटा को किस प्रकार से स्टोर करना है ये डिसाइड करता है डीबीएमएस का टाइप, कि आप कौन सा डीबीएमएस यूज कर रहे हो। अगर आप यूज करते हो आरडीबीएमएस तो इसमें आप लोगों का आता है माई सीक्वल और मरिया डीबी। ये दोनों के दोनों आरडीबीएमएस टाइप के सर्वर हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जो आरडीबीएमएस है ये कहता है कि मैं डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करूंगा, टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर करूंगा। और जब भी आप आरडीबीएमएस का यूज करते हो तो वहां पर क्या होती हैं, रिलेशंस होते हैं, टेबल्स होती हैं और प्रत्येक टेबल में एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेबल है जिसका नाम है टेबल ए और इसमें 5 कॉलम हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। और ये हो जाएंगी आपकी रो जिनको हम बोलते हैं टपल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम एस और इसका नाम टी। मैंने कहा कि जो ये हमारे पास टेबल है इसमें से किस कॉलम को, किस एट्रीब्यूट को हम की बनाएं। तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस टेबल में कौन कौन सी की पॉसिबल हैं, कौन कौन से फील्ड को, कौन कौन से एट्रीब्यूट को हम एज आ की यूज कर सकते हैं। तो मालूम पड़ा कि फॉर एग्जांपल पी, क्यू, एस और क्यू और आर को मिलाकर, पी और टी को मिलाकर, ये सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम एज आ की यूज कर सकते हैं। और की का काम क्या होता है, टपल्स को आइडेंटिफाई करना। रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज करते हैं और इसी के आधार पे हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक टेबल को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना वगैरह वगैरह। तो जो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल कीज थी उनको हम बोलेंगे एसके यानी कि सुपर की। बट मैंने कहा कि ये जो आपके पास काफ़ी मात्रा में कीज हैं इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट हो सकती हैं उनके नाम बताइए। तो आपने बोला कि फॉर एग्जांपल क्यू आर, पी और क्यू, ये जो फील्ड्स हैं ये सबसे अच्छे हैं, है ना। तो जो ये आपकी कीज है ना ये कहलाएंगी कैंडिडेट की। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सी के। बट मैंने कहा कि जो इसमें सबसे बेस्ट हो वो मुझे बताइए। तो आपने बोला कि जो आर है ना ये सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट होगी वो कहलाएगी पी के। तो आप ये कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल कीज हैं वो मिलेंगी आपको, उनको हम बोलते हैं सुपर की। जो उनमें भी नॉमिनल होती हैं,
जो उसमें से छटी हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं सी के, यानी कि कैंडिडेट की, और जो उसमें सबसे बेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे ज़्यादा कीज कौन सी होती हैं, सुपर की, कैंडिडेट की या फिर प्राइमरी की, तो आप बोलेंगे सुपर की। ठीक है, अच्छा जी। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल जो आर है इसको हमने माना कि ये हमारी कहलाएगी इस टेबल के लिए प्राइमरी की। ओके, मेरे पास एक टेबल और थी, इस टेबल में फॉर एग्जांपल 3 कॉलम थे और एक का नाम है मान लीजिए एम, एक का नाम है फॉर एग्जांपल बी और एक का नाम है कॉलम का आर। ठीक है, और मैंने कहा कि जो इसमें एम नाम का कॉलम है इसको हमने माना है प्राइमरी की। क्या है, इसको माना है हमने प्राइमरी की। इसमें कौन थी, इसमें थी आर, और इसमें कौन है, इसमें है एम। बट मैंने क्या किया, किसी, अब देखें अगर आप ध्यान से, यहाँ पर इस जो ये बी, इसका मैं कुछ नाम कर लेता हूँ लाइक एस, या मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डी। जो डी नाम की टेबल है इसका जो एक कॉलम है आर, जो ये कॉलम है ये दूसरी टेबल में एज आ प्राइमरी की यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि भैया जो आर है ना यहाँ पर ये हो जाएगा फॉरेन की। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है जब किसी टेबल का एक फील्ड, जब किसी टेबल का एक एट्रीब्यूट दूसरी टेबल में एज आ प्राइमरी की यूज हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, फॉरेन की। तो ये यहाँ पर कहलाएगा फॉरेन की, जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था प्राइमरी की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझे नहीं आप भाई। जो टेबल ए थी यहाँ पर हमने बोला था कि जो आर है ये है पी के, और जो टेबल डी थी इसमें हमने कहा था कि जो एम है ये है पी के, और किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने टेबल के एक फील्ड, जो ये टेबल का फील्ड था आर, ये दूसरी टेबल दैट इज आर में एज आ प्राइमरी की यूज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे फॉरेन की। तो ये हो जाएगा फॉरेन की यहाँ पर आर, और यहाँ पर हो जाएगा पी के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आ जाएगा किसी टेबल का कोई फील्ड अगर दूसरी टेबल में एज आ प्राइमरी की यूज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन की। नेक्स्ट 102, फाइल फ्रेगमेंटेशन मीन्स, फाइल फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है। तो फाइल फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि जो फाइल है वो डिस्क में कंटिन्यूअस स्टोर नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्क थी, इस डिस्क में क्या होगा, कई सारी मल्टीपल सेल्स होंगी। क्या होगा, मल्टीपल सेल्स होंगी, या मैं इसको कर लेता हूँ चौकोर टाइप से ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारे पास कोई मेमोरी सेल थी, कोई मेमोरी थी, उसमें क्या होंगी, उसमें डिफरेंट टाइप की मेमोरी सेल्स होंगी। जितनी बड़ी मेमोरी का साइज होगा उतनी ज़्यादा इसमें सेल्स होंगी। हमारे पास कोई फाइल थी, उसे हमने स्टोर किया, वो फाइल यहाँ पर स्टोर हुई और उसका कुछ पार्ट यहाँ पर स्टोर हुआ। मेरे पास एक फाइल और थी, उसे हमने स्टोर किया तो वो फाइल यहाँ पर आ गई। एक फाइल हमने और स्टोर की तो वो आकर के यहाँ पर स्टोर हो गई। मेरे पास एक फाइल और थी, उसको जो हमने स्टोर करना चाहा उसका साइज बड़ा था, तो एक पार्ट तो यहाँ पर आ गया बट एक पार्ट नहीं आया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस फाइल को डिलीट कर दिया। डिलीट करने पर क्या होगा, जो ये फाइल है, जो ये स्पेस है, ये यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। तो जो फाइल यहाँ पर स्टोर हुई थी उसका कुछ पार्ट आकर के क्या हुआ, यहाँ पर स्टोर हो गया, कुछ पार्ट यहाँ पर आकर स्टोर हो गया और कुछ पार्ट यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। तो आपने देखा कि जो फाइल थी उसका कुछ पार्ट यहाँ पर है, कुछ पार्ट यहाँ पर है, और जब आप ऐसी फाइल को एक्सेस करते हो तो क्या होता है, जो फाइल है वो काफ़ी टाइम के बाद में ओपन होती है। तो आपने देखा कि जो फाइल है वो टुकड़ों में स्टोर है डिस्क में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फाइल फ्रेगमेंटेशन। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंट यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, इज स्टोर्ड इन नॉन कंटिजियस लोकेशन इन डिस्क। 103, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो भी नेम्स का कलेक्शन है, डेफिनेशंस का कलेक्शन है, एट्रीब्यूट का कलेक्शन है,
वो आकर के यहीं पर स्टोर होता है। या आप ये कह सकते हो कि डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो यहीं पर आकर स्टोर होता है। और डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, डेटा डिक्शनरी। 104 स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क पैक कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्लेट ईच हैविंग 2655 ट्रैक हैविंग 125 सेक्टर्स पर ट्रैक, ईच सेक्टर हैविंग 512 बाइट इन अप्रॉक्स। आपको बताना है कि भैया जो ये आपके पास प्रॉब्लम है इसके अकॉर्डिंग स्टोरेज का साइज क्या होगा। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। 105 विच टू टर्म्स आइडेंटिफाई आ बूटेबल पार्टीशियन, निम्न में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं। तो वो होता है प्राइमरी पार्टीशियन और होता है एक्टिव पार्टीशियन। बेसिकली हम लोग बूटेबल पार्टीशन को बोल सकते हैं क्या, बूटेबल वॉल्यूम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी और एक्टिव। 106 व्हेन अ प्रोग्राम, जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल के लिए 8 बिट प्रदान करता है तो उस पिक्सल से कितने रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक पिक्सल में 8 बिट है तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 की पावर 8 इतने पिक्सल को प्रेजेंट कर सकते हो। और पिक्सल क्या होता है आप देखते होंगे, जब किसी फाइल को जूम करते हो तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे चौकोर कलर के बॉक्स दिखाई देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पिक्सल। तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आपको यहाँ पर 8 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा और क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 256। ऑप्शन सी आ जाएगा 256। 107 आउटलुक एक्सप्रेस इज आ, जो आउटलुक एक्सप्रेस है ये क्या है, तो ये एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल क्लाइंट है और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसकी सहायता से आप ईमेल को मैनेज कर सकते हो। ऑप्शन ए आएगा ईमेल क्लाइंट। 108 निम्न में से कौन सा एंटीवायरस पैकेज द्वारा निकाला नहीं जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एंटीवायरस पैकेज। जो एंटीवायरस होता है इसका काम होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर में वायरस हैं उनको स्कैन करना और उसे क्वारंटीन करना या फिर उनको डिलीट करना। तो जो भी एक्सी फाइल होती हैं, वर्ड फाइल होती हैं, इमेजेस फाइल होती हैं, पीडीएफ फाइल्स होती हैं, इन सभी को वो कैच कर सकता है, रिमूव कर सकता है। बट जो स्पैम मेल होते हैं इसको वो रिमूव नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इमेज फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन ए आ जाएगा स्पैम मेल। 109 एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए क्या विकल्प है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हमें अलग अलग डेटास के आधार पे, अलग अलग डिटेल्स के आधार पर उसकी फ़ोटोकॉपी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मेल मर्ज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड है, तो कार्ड क्या होता है, सभी के लिए सेम होता है बट सभी का नाम और एड्रेस अलग अलग होता है। आप चाहते हो कि अलग अलग नेम एड्रेस के आधार पे यहाँ पर उतने ही कार्ड जनरेट हो जाएं, तो इसके लिए आप मेल मर्ज का यूज़ करोगे। ऑप्शन बी आ जाएगा मेल मर्ज। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 110 सेल रेफरेंस में $4 एक एग्जाम्पल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा C4, तो C4 क्या है, एक प्रकार का रेफरेंस है और जो सेल का रेफरेंस होता है उसमें सबसे पहले आता है कॉलम, और कॉलम को डिनोट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। जबकि दूसरा पार्ट होता है रो, और रो को डिनोट करने के लिए हम लेटर का यूज़ करते हैं। तो आप ये कह सकते हो किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है, वो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। पहले आता है कौन से कॉलम में है और फिर आता है कौन से रो में है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखें C और 4 के बीच में लगा हुआ है $। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यहाँ पर रो को फ्रिज कर दिया गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ऑप्शन सी आ जाएगा। यानी कि जब आप रो या कॉलम में से किसी एक को फिक्स करते हो तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रेफरेंस सेल।
ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 111, MS एक्सेल की एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे डेटा सेट पर किसी अन्य डेटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करती है, वह MS एक्सेल कहलाती है। अ फीचर इन MS एक्सेल हेल्पिंग in decision making by observing the effect of the change in condition on one data set on another data set is called MS Excel। तो MS कार्ड में आपको एक फीचर मिलता है, MS एक्सेल में एक फीचर मिलता है जिसकी सहायता से जो भी आपको आउटपुट चाहिए हो आप उसको अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके लिए आप लोग गोल सीख है ना, व्हाट इफ एनालिसिस इनका यूज करते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, व्हाट इफ एनालिसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 112, कॉपिंग फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन यूजिंग ऑप्शन। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में से टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेंट है, उसको हमने बोल्ड किया, उसको हमने इटैलिक किया। अब मुझे क्या करना है, कंटेंट को कॉपी नहीं करना है बल्कि जो उसकी फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना पड़ेगा। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो मुझे ओपन करना पड़ेगा वर्ड, और जब भी आप वर्ड को ओपन करते हो तो बिहाइंड में winword.exe फाइल एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया लाइक सत्यम साहू इज आ, ठीक, ओके। इसका मैं साइज कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए। मैंने क्या किया, जो साहू है इसको मैंने किया बोल्ड, और इसको मैंने कर दिया रेड कलर से, और इसमें मैंने कर दिया अंडरलाइन। ठीक, तो मैंने क्या किया है, SAH इन तीनों कंटेंट पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है। अब मेरे को याद नहीं है कि भैया हमने यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की है, और वही फॉर्मेटिंग मुझे क्या करना है, सत्यम पर भी करना है। तो अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो मैं उस कंटेंट को कर लूँगा सेलेक्ट, क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे। तो इससे क्या होगा, जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी, और इस पर आकर मैं कर दूंगा ब्रश से हाईलाइट, तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि आज मैं पिछले 3 घंटे से क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, तो क्लास रिकॉर्ड कर करके अब मेरे से बोलना नहीं हो पा रहा है, बट मैंने सोच रखा था कि आज मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूँगा। इसमें आ जाएगा फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट 13, टू कनेक्ट आ टेक्स्ट फ्रेजेस इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट वी यूज़। अगर हमें किसी एक डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से अदर डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, आंसर आएगा हाइपर लिंक का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है। तो सिंपली आप यहाँ पे आइएगा इंसर्ट मेन्यू में, और यहाँ पर मिल जाएगा हाइपर लिंक। और जो हाइपर लिंक है ये आप लोग 4 प्रकार से क्रिएट कर सकते हो। या तो आप किसी वेब पेज को ओपन करा सकते हो, या तो उसी डॉक्यूमेंट में पॉइंट करा सकते हो, या फिर एक नए डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हो, या फिर ईमेल को लिंक कर सकते हो। तो ये आप 4 प्रकार के लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा इंसर्ट में जाइएगा, इसके बाद में हाइपर लिंक, ऑप्शन बी। 114, मैक्रोस, MS एक्सेल में मैक्रोस को उत्तम वर्णित कैसे किया जा सकता है। तो इसका काम क्या होता है, मैक्रोस का काम यह है कि जो भी आपने कमांड्स यहाँ पर दी हैं उन कमांड्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और जब भी आपको नीड हो उसको आप प्ले कर सकते हो। यानी कि MS एक्सेल में इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करना, और उसमें आप कोई भी उस रिकॉर्डिंग को दे सकते हो शॉर्टकट कुंजी कि भैया अगर मैं उस कुंजी को प्रेस करूँगा, इस की को प्रेस करूँगा तो आपको रिकॉर्डिंग प्ले कर देनी है। जो काम आपने किए थे वही काम दोबारा से हो जाएंगे। आप इवन नए डॉक्यूमेंट में भी ये काम कर सकते हो। ऑप्शन सी आएगा MS एक्सेल में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से प्ले करने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। 15, defining constraint and rules regarding the range and type of data that can be inputted in a worksheet range in MS Excel is called। MS Excel की वर्कशीट रेंज में इनपुट करने के लिए आने वाले जो भी कंस्ट्रेंट हैं, लिमिटेशंस हैं, रूल्स हैं,
उनसे डेटा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल, एक्सेल, और मेरे पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा नेम, है ना, नेम, और यहाँ मैंने कर दिया सैलरी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल सैलरी, और मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर दिया सत्यम, और टाइप कर दिया हमने यहाँ पर साहू। तो आपने देखा कि जो सैलरी होती है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट हमने यहाँ पर अदर टाइप का डेटा भी फिल कर दिया है। तो आप चाहते हो कि ऐसा कोई ना कर पाए, जिस प्रकार का डेटा मेरे को चाहिए सिर्फ उसी प्रकार का डेटा यहाँ से लिया जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉलम में लगाना पड़ेगा वैलिडेशन। वैलिडेशन को आप पर्टिकुलर सेल में, सेल की रेंज में, या फिर कॉलम पे, या फिर रो पे लगा सकते हो। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, क्लिक करने के बाद जाऊँगा डेटा पे और मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप किस प्रकार की वैल्यू को अलाउ करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भैया हमें लेना है सिर्फ होल नंबर, और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, रेंज दे सकते हो कि भैया कम से कम कितना नंबर होना चाहिए। मैंने कहा 1, और मैक्सिमम मैंने कर दिया 50,000। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस रेंज में, इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 50,000 के बीच में ही डेटा को लिया जाएगा, अदर टाइप का डेटा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक, तो आप यहाँ पर देखिए शो कर रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। मैंने रिट्राई पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर टाइप किया 51,000, तो ये भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज है उससे बाहर है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेटा को वैलिडेट कर सकते हो कि भैया हमें किस प्रकार का डेटा इनपुट करवाना है और किस प्रकार का हमें इनपुट नहीं करवाना है। इसमें आएगा डेटा वैलिडेशन, ऑप्शन सी 116। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला इन MS वर्ड यूजिंग ऑप्शन। MS वर्ड में हम फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, और टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें आना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे हमने ले लिया टेबल 3x3 की। अब मेरे को यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटाज हैं जिस पे क्या करना है, जिस पे हमें फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। और जब भी आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर 2 टैब ओपन हो जाते हैं, एक होता है डिज़ाइन को लेकर और एक होता है लेआउट को लेकर। तो इसी में आपको दिखाई देगा फार्मूला। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, फार्मूला को इंसर्ट कर सकते हो। तो आंसर आएगा, हम जाएंगे पहले कहाँ, टेबल, इसके बाद में फार्मूला, ऑप्शन बी आ जाएगा। 117 हैंडआउट मास्टर विकल्प का उपयोग क्या है। एक व्यू मिल जाता है आपको प्रेजेंटेशन में जिसको हम बोलते हैं हैंडआउट मास्टर। जो हैंडआउट मास्टर होता है, इसकी सहायता से आप ये चेक कर सकते हो कि जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होने वाला है अगर उसको प्रिंट किया जाए तो पहला पॉइंट तो सही है, हैंडआउट के प्रेजेंटेशन जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं। नंबर 2, हेडर, फुटर, तिथि और समय जैसे फीचर को अलाउ करना। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो हैंडआउट मास्टर होता है यहाँ पे आप हेडर, फुटर, डेट और पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हो, ना कि टाइम को। तो ये तो हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, कागज पर स्लाइड की लघु प्रस्तुति की अनुमति देना, अलाउस मिनिएचर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स ऑन पेपर। तो ये काम करता है स्लाइड सॉर्टर, ना कि हैंडआउट मास्टर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, हैंडआउट्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू विश टू मेक अवेलेबल, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट 19, सॉल्वर ऑप्शन इन MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर। सॉल्वर ऑप्शन का यूज हम क्यों करते हैं? इसके पहले आपने यूज किया होगा गोल सीक का। जो गोल सीक है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे काम करता है, बट आपके पास मल्टीपल सेल हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्वर का यूज करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आप सॉल्वर का यूज कैसे कर सकते हो। तो आइएगा एक्सेल पे, यहाँ पे मिलेगा आपको डेटा और इसी में दिख जाएगा आपको सॉल्वर। नाम क्या है, डेटा एनालिसिस, है ना। अगर आपके उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, जाइएगा फाइल मेन्यू में, मिलेगा ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिन्स, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको सॉल्वर एडिन, यहाँ पर इनएक्टिव वाले में।
तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब चूंकि मेरे में एक्टिव है तो ये हमें दिखाई दे रहा है एक्टिव सेक्शन में, बट जो ये ऑप्शन है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर इनएक्टिव वाले ऑप्शन में। उस पर क्लिक करिएगा, गो पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये थे और मैं गया मार्केट। मैंने वहाँ पर सबसे पहले लिया पिज़्ज़ा, और मेरे को याद है, अच्छा इसमें लगा हुआ वैलिडेशन, मैंने लिया पिज़्ज़ा और जो पिज़्ज़ा था वो था फॉर एग्ज़ाम्पल 99 का, है ना, ठीक है, स्टार्टर था वो। मैंने एक ली टी, जो टी थी वो थी 35 रुपीज़ की। फिर मैंने खाया बर्गर, मज़ा नहीं आया, तुमने फिर लिया दोबारा से क्या, चोको यानी कि चॉकलेट। अब मेरे को याद है कि भाई मेरे पास 500 रुपये थे, बट 323 रुपये खर्चा हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल एक्सपेंस, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इक्वल, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। या मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सम फार्मूला, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, सम, और यहाँ पे हमने रेंज पास कर दी, इंटर की हिट किया, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 134। बट मेरे को याद है कि भैया हमारे 322 रुपये खर्चा हो चुके हैं, बट मेरे पास अभी सिर्फ 134 रुपीज़ का ही हिसाब है। मेरे को नहीं याद है कि बर्गर और चॉकलेट कितने का था। तो यहाँ पर हम कितना वैल्यू इनपुट कर दें कि हमें 322 रुपये मिल जाए टोटल एक्सपेंस के रूप में। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सॉल्वर का यूज़ कर सकते हो। आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक करिएगा सॉल्वर पे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो रिजल्ट है वो कहाँ पर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दिया, तो जो इसका एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि भैया हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर पूछेगा मैक्स, मिनिमम या फिर वैल्यू ऑफ। तो मैंने कहा कि जो ये सेल है मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के लिए 322 रुपये खर्चा होने चाहिए, बट मेरे को यहाँ पर सिर्फ 134 रुपीज़ का हिसाब मिल पा रहा है, जब हमको दिखाना कितने का है, 322 रुपये का। अब ये पूछेगा कि भैया आप कौन सी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने कहा कि जो ये 2 सेल खाली हैं इन्हीं को आप ऐसा जुगाड़ लगा दीजिए ताकि जो मेरा खर्चा है वो आ जाए 322 रुपये 134 की जगह पे। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, क्रॉस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आ चुकी हैं सेल। बट फिर मेरे को याद आया कि जो बर्गर था ना वो शायद 60 रुपये से सस्ता था। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे टाइप कर दूँगा ऐड, ठीक। और मैंने कहा कि जो ये बर्गर है ना, मेरे को याद आ रहा है कि इसका प्राइस 60 रुपये से कम था। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 60 रुपये और ओके पर क्लिक कर दिया, एंड इसके बाद आप सॉल्व पे क्लिक कर दीजिए। आप पाएंगे इसने बोल दिया कि भैया, ओहो, आपने शायद देखा होगा यहाँ पर आया था, अभी मैं जल्दबाजी में क्रॉस कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेता हूँ। 322, ठीक, सॉल्व। तो इसने बोला कि भैया कि जो आपका बर्गर है वो हो जाएगा 60 रुपये का, और चॉकलेट हो जाएगी 128 रुपये की, तो जो आपका खर्चा है ना वो आ जाएगा 322 रुपये का। तो आपने देखा कि हमने सॉल्वर का यूज़ करके डेटा को क्या किया, एनालिसिस किया। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सेक्शन कौन सा है, ये है एनालिसिस का। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, डेटा को विश्लेषण करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्वर का। मेरे से बोलना नहीं हो पा रहा है। 119, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन। लैन, मैन, वैन में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात, लैन, मैन, वैन, सैन, कैन, ये सभी के सभी क्या हैं, नेटवर्क हैं। क्या है, नेटवर्क हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जो ये आपके डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स है ना, ये डिपेंड करता है कि रेंज क्या है। अगर रेंज कम होगी तो वो हो जाएगा पैन, रेंज बढ़ गई तो हो जाएगा वो लैन, रेंज हो गई ज़्यादा तो वो हो जाएगा मैन, और वो नेटवर्क जो पूरे कंप्यूटर, जो पूरे वर्ल्ड को या फिर देश को कवर करता हो, वो हो जाता है वैन। तो आप ये कह सकते हो कि जो इनकी कवरेज है वही इनका मेन डिफरेंस है। ऑप्शन डी आ जाएगा जियोग्राफिकल कवरेज।
120 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड। जो नेटवर्क होता है, हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो नेटवर्किंग का इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट क्या नहीं है, पहला दिया गया है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक नेटवर्क में काम कर रहे हो तो जो फाइल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप बड़ी आराम से शेयर कर सकते हो, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ये तो बेनिफिट है। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर्स परफॉर्मेंस, जो भी नेटवर्क है उसमें जो भी एम्प्लॉयज़ कनेक्ट हैं उनको आप मॉनिटर कर सकते हो, तो ये भी बेनिफिट है। साथ ही साथ जो भी आपके पास पेरीफेरल्स हैं, लाइक अभी क्या है कि ये आपके पास नेटवर्क है और इसमें 4 कंप्यूटर हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक प्रिंटर को ऐड कर दिया। तो क्या होगा, चूंकि जो प्रिंटर है ये नेटवर्क से कनेक्ट है, तो क्या होगा, सभी के सभी एम्प्लॉय इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पेरीफेरल को भी शेयर किया जा सकता है। ये क्या इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये गलत है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन काम है, उसका मेंटेनेंस करना भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ऑप्शन डी आ जाएगा, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, ना कि बेनिफिट। 128 इफ यू आर आइदर टेलनेट और एफटीपी, अगर आप टेलनेट या फिर एफटीपी का यूज कर रहे हो, विच इज द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा, तो आप कौन सी हाईएस्ट लेयर का यूज कर रहे हो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बेसिकली जो एक क्वेश्चन है ये आप लोगों का ऐसा ये मॉडल से है, और इसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसे आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो जो टेलनेट है ये क्या करता है, ये पोर्ट 23 का यूज़ करता है, और ये एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। क्या है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। जबकि जो एफटीपी है ये भी क्या है, प्रोटोकॉल है, जो कि 20 और 21 का यूज़ करता है, और इसकी सहायता से हम फाइल को ट्रांसमिट करते हैं। एक होता है HTTP, है ना, ये क्या करता है, ये 80 का यूज़ करता है, और ये हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को सर्वर और क्लाइंट के बीच में ट्रांसमिट करता है। ये सभी के सभी एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं, जबकि UDP और TCP ये दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग TCP IP प्रोटोकॉल अलाउज एन एप्लीकेशन program on one machine to send a datagram to an application program on another machine। निम्न में से कौन सा TCP IP प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डेटाग्राम भेजने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की अनुमति देता है। एक यहाँ पर टर्म आया है डेटाग्राम, यानी कि जो डेटा है वो डेटाग्राम की फॉर्म में है, और ये काम कौन करता है, UDP, यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। और जो UDP है ये भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, जबकि जो SMTP है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए आ जाएगा UDP। 123 अ मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड, जो मॉडेम होता है ये टेलीफोन लाइन और जो NIC कार्ड होता है, कम्युनिकेशन अडॉप्टर होता है, उसके बीच में कनेक्ट रहता है। ऑप्शन सी आ जाएगा कम्युनिकेशन अडॉप्टर। नहीं समझे, मान लीजिए क्या है, ये आपका कंप्यूटर है और ये है टेलीफोन लाइन, तो जो इसका वायर है ये आएगा सबसे पहले मॉडेम में, और फिर मॉडेम से एक वायर आएगा जो कि आपको जो इथरनेट पोर्ट होता है वहाँ पर लगेगा, यानी कि NIC कार्ड में इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जो मॉडेम होता है ये टेलीफोन लाइन और कम्युनिकेशन अडॉप्टर के बीच में काम करता है। ऑप्शन सी आ जाएगा। 124 व्हाट इज द पर्पस ऑफ रूटिंग टेबल, रूटिंग टेबल का पर्पस क्या है। पर्पस ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये इंटरनेट है, ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, ठीक, ये कंप्यूटर है बी का और ये है ए का, ये दोनों क्या है, नेट से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की नोड्स होंगी, क्या होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, नेट में काफ़ी मात्रा में कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे। तो बात ये आती है कि मान लीजिए ए ने क्या किया, बी को कोई डेटा ट्रांसमिट किया, तो क्या होगा, वो डेटा पहले यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
ये होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। हो सकता है जो डेटा पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रूट हैं। तो ये डिफाइन करते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे इफिशिएंट रूट कौन सा होने वाला है डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुँचाने के लिए। उसी के लिए हम क्या करते हैं, रूटिंग टेबल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा, टू फाइंड मोस्ट इफिशिएंट रूट टू द डेस्टिनेशन। 125, in OSI network architecture, the dialog control and token management are responsibilities of OSI. OSI नेटवर्क में, है ना, जो OSI है इसमें जो संवाद का नियंत्रण होता है, टोकन का मैनेजमेंट होता है, उसके लिए कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है? तो आंसर आएगा वो होती है सेशन लेयर। इसका काम क्या होता है? सिक्योरिटी को मेंटेन करना, सेशन को मेंटेन करना, साथ ही साथ टोकन को मैनेज करना, डायलॉग को कंट्रोल करना, ये सारे के सारे काम सेशन लेयर करता है। और ये OSI मॉडल की 5वीं लेयर है। जबकि जो नेटवर्क लेयर है इसका काम क्या है? इसका काम ये है डेटा को होस्ट से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करना, और जो IP एड्रेस होता है वो यहीं पे काम करता है। अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी। क्या होता है? एंड टू एंड डिलीवरी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला आता है डेटा लिंक लेयर। ये होता है नोड से नोड, यानी नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा सेशन लेयर। अगर आपसे पूछे OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, तो आंसर आएगा वो होता है फिजिकल लेयर, है ना। तो मैंने आज आपके साथ में 25 MCQs डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात और, मैंने आप लोगों के लिए अलग से बना दिया है प्लेलिस्ट। सिंपली आपको आना है यहाँ पर और यहीं पे आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस। तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।